तो हम जो है रीट की कल से जो रीट के लिए कलाम की ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है उसके जो टेस्ट है उनका सॉल्यूशन देखेंगे। डेली आपको वीडियो मिलेगा, एक जो टेस्ट है उसको कई भागों में बांटकर मैं आपको जो है एकदम डिटेल से सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। तो कल जो पहला टेस्ट हुआ था उसका पहला क्वेश्चन है कि किसी बालक की वर्दी के संबंध में सही कथन है। तो देखो वर्दी के बारे में पूछा है, सबसे पहला ये अधिगम एवं अनुभव का परिणाम है, तो ये जो है वर्दी के बारे में नहीं है, ये आपकी विकास के बारे में है, ठीक है। अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना, और अनुभव मतलब कोई चीज का एक्सपीरियंस होना। क्या आपका किसी चीज में अनुभव होने से या फिर उस किसी चीज से सीखने से क्या वर्दी होती है? तो बिल्कुल। क्या आपका शरीर का आकार बढ़ता है? बिल्कुल नहीं बढ़ता, ठीक है। उससे आपका विकास हो सकता है, वर्दी नहीं हो सकती, ठीक है। अनुभव और जो अधिगम है उससे वर्दी नहीं हो सकती, विकास हो सकता है। तो पहला तो है वर्दी के संबंध में नहीं, है विकास के संबंध में। फिर ये कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है, तो बिल्कुल सही बात है। जो है वर्दी क्या होती है, आकार में परिवर्तन होता है जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है। वर्दी को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं अपन, ठीक है। ये शरीर में आंतरिक परिवर्तन है जिसका मापन नहीं किया जा सकता। तो देखो अभी ऊपर क्या बोला अपन ने कि वर्दी को अपन माप सकते हैं, और यहां बोल रहे हैं कि मापन नहीं किया जा सकता। तो ये भी क्या हो गया, वर्दी के बारे में नहीं है, ये विकास के बारे में है। विकास क्या है, आंतरिक परिवर्तन है और उसको हम माप नहीं सकते विकास को, ठीक है। क्योंकि विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। विकास क्या होता है, गुणात्मक। और वर्दी क्या होती है, माप सकते हैं, इसलिए क्या होती है, मात्रात्मक। मात्रा में जो वर्दी होती है वही वर्दी होती है, और गुण में जो वर्दी होती है उसको विकास कहते हैं, ठीक है। वर्दी विकास का ही एक हिस्सा है। फिर ये शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल नहीं, ये भी विकास की ही परिभाषा है, ठीक है। वर्दी क्या होती है, मात्रात्मक, और विकास आंशिक मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। कुल मिला के विकास का होता है गुणात्मक। तो यहां वर्दी के बारे में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आकार में परिवर्तन को ही वर्दी कहते हैं, बाकी तीनों ऑप्शन जो आपके विकास से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि निम्न में से विकास का एक सिद्धांत नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं ना, आपको पता चल जाना चाहिए कि उत्तर क्या हो सकता है। अपने मन में आप जो है चारों ऑप्शन देखें और क्या हो सकता है वो ध्यान रखें, ठीक है। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मैं जो है सेकंड ग्रेड की अपने दूसरे चैनल पर भी टास्क टेस्ट सीरीज चल रही है और बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स आ रहा है। कम से कम 36 क्लासें मैं डाल चुका हूं और यहाँ पर भी आपको जो है एकदम अच्छे से मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। निम्न में से विकास का एक सिद्धांत नहीं है। कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो सबसे पहला है कि विकास नियमित न होकर लयात्मक होता है, तो बिल्कुल सही बात है। विकास क्या होता है, पूछा क्या, सिद्धांत नहीं है। विकास क्या होता है, नियमित न होकर क्या होता है, लयात्मक होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर विकास वर्तुलाकार होता है, ना कि रेखीय। मैंने जो आपको एक क्लास ली थी मनोविज्ञान की, उसमें बताया था कि विकास की जो है दिशा होती है वो वर्तुलाकार होती है, ना कि रैखिक होती है। तो ये भी क्या हो गया, विकास के बारे में सही हो गया। फिर है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। हमेशा जरूरी नहीं है विकास जो है धनात्मक हो, कभी विकास ऋणात्मक या नकारात्मक भी हो सकता है, जिसके अपने खतरे होते हैं प्रत्येक अवस्था के, ठीक है। फिर बाद का विकास प्रारंभिक विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। बाद का जो विकास है, जो पहले का विकास है ना, प्रारंभिक विकास, कौन सा विकास, प्रारंभिक विकास। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाद के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां उल्टा लिख दिया इन्होंने, ठीक है। बाद के विकास से प्रारंभिक विकास ज्यादा महत्वपूर्ण है। जन्म के बाद में जो शैशवावस्था होती है ना, उसमें जो बच्चा होता है ना वो ज्यादा सीखता है, ना कि जो है आगे जाकर किशोरावस्था में। तो जो शैशवावस्था है ना, शैशवावस्था, उसमें जो है बालक का विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, और धीरे धीरे जो है आगे जो है बाद का विकास इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना स्टार्टिंग का विकास होता है। तो विकास का सिद्धांत नहीं पूछा है, तो चौथा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उल्टा दे दिया। बाद का विकास प्रारंभिक विकास से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, तो नहीं पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जो है क्वेश्चन पढ़ें और उत्तर खुद ही मन में दें, और मैं तब तक करवा देता हूं। उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित सही समूह है। उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित सही समूह है। देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, उनमें आप जो है एलिमिनेट करना सीखें, ठीक है। क्या सीखें? एलिमिनेट करना। एलिमिनेट कैसे होगा? सबसे पहले अनुकरण। देखो अनुकरण क्या है? अनुकरण आपके शैशवावस्था की जो है परिभाषा, शैशवावस्था की जो है आपकी विशेषता है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। पर निर्भरता भी किसकी है? शैशवावस्था की। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। तो मतलब आपको उत्तर बाल्यावस्था पूछा, तो ये तो मतलब हो ही नहीं सकता ऑप्शन। फिर आपके देखो मिथ्या परिपक्वता और समलैंगिक भाव, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता, समलैंगिक भाव और खेलने की आयु, ये तीनों के तीनों आपके उत्तर बाल्यावस्था के ही हैं, ठीक है। एक होती है खेलने की आयु, एक होती है खिलौने की आयु,
ठीक है, टॉय एज और प्ले एज। खिलौने की आयु कौन सी होती है? तो खिलौने की आयु होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था। तो इसका ध्यान रखना, खिलौने की आयु मतलब टॉय एज, ठीक है, और खेलने की आयु मतलब प्ले एज। तो प्ले एज तो आपको उत्तर बाल्यावस्था को कहना है और खिलौने की आयु आपकी पूर्व बाल्यावस्था होती है। और यहाँ ये पूछा था कि कौन सा पूरा का पूरा समूह जो है उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है, तो दूसरा। अब देखो तीसरा क्यों नहीं है? वीर पूजा। वीर पूजा आपकी किशोरावस्था की जो है विशेषता है, तो ये वैसे नहीं हो सकती, ठीक है। फिर आपकी जो है जो गंदी अवस्था हो गया, गंदी अवस्था तो बाल्यावस्था की है, पूर्व उत्तर बाल्यावस्था की, लेकिन गैर सामाजिक जो है शैशवावस्था की परिभाषा है, ठीक है। शैशवावस्था की परिभाषा मतलब विशेषता है, तो ये क्या हो गया? वैसे गलत हो गया, क्योंकि गैर सामाजिक का मतलब होता है कि शैशवावस्था में बालक न तो सामाजिक होता है न असामाजिक, वो गैर सामाजिक होता है। तो ऐसे करके ये एलिमिनेट हो गया, ये इससे एलिमिनेट हो गया और ये ऊपर वाला इससे एलिमिनेट हो गया। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, मतलब खेलने की आयु, मिथ्या परिपक्वता और समलैंगिक भाव, ये सारे उत्तर बाल्यावस्था के क्या हैं? विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन, समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? क्या बोल रहे हैं? तर्क, चिंतन और समस्या समाधान। ध्यान रखना, ये सारी की सारी चीजें आपकी जो है सोचने विचारने से संबंधित है। किससे है? सोचने विचारने से। और सोचने विचारने का काम कौन करता है? आपका मस्तिष्क या जो है मन या मस्तिष्क जो भी है वो करता है, ठीक है। तो सोचने विचारने की जितनी भी क्षमता होती है वो होती है आपकी संज्ञानात्मक विकास के जो भाग होते हैं। तो ध्यान रखना, तर्क, चिंतन और समस्या समाधान ये सारे के सारे आपके संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, जो भी मतलब सोचने विचारने से संबंधित परिभाषा आएगी या जो है आपके शब्द आएंगे वो सारे के सारे आपके संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि किशोरावस्था में मांसपेशियों का वजन कुल वजन का कितना होता है? किशोरावस्था में मांसपेशियों का वजन कुल वजन का कितना होता है? तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, लगभग कितना होता है? 45%। किशोरावस्था में मांसपेशियों का वजन कुल वजन का लगभग 45% होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 बोल रहा है, देखो यहां पर जरूर देखो, आप देख रहे हो लेवल 2 SST लिखा होगा, लेकिन ये साइकोलॉजी है। ये आपके चाहे लेवल 1 हो, लेवल 2 SST हो या लेवल 2 साइंस में, तो सब में क्या है? समान आती है और समान ही आई थी। तीनों जो है टेस्ट हुए थे ना कल, उसमें एक ही वही वो क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत। नैतिक विकास सिद्धांत 2 दिए थे, एक तो कोहलबर्ग ने दिया था, एक जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है। तो नैतिक विकास सिद्धांत किसका? कोहलबर्ग का। के अनुसार किस स्तर पर बालक आत्म केंद्रित होता है और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखता है? तो देखो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के जो है आपके 3 स्तर बताए, ठीक है। और 3 स्तर में जो है 6 अवस्थाएं बताई। कितनी? 6 अवस्थाएं, ठीक है। 3 स्तर में 6 अवस्थाएं बताई। पहला जो स्तर था आपका इसमें वो था पूर्व परंपरागत, ठीक है, पूर्व परंपरागत अवस्था। और इसमें इन्होंने 2 बताई, एक तो दंड व आज्ञाकारिता, दंड व आज्ञाकारिता की उन्मुखता, ठीक है, आज्ञाकारिता, ठीक है। दूसरी जो है इसमें आती है वो आती है आपकी यांत्रिक सापेक्षता, यांत्रिक सापेक्षता, ठीक है। एक प्रकार से रिवीजन के हिसाब से देखें इस टेस्ट को आप, ठीक है, साथ साथ में हम डिटेल से जानते रहेंगे। तो देखो दंड और आज्ञाकारिता का मतलब क्या है? तो क्या है ना, बच्चा कोई भी कार्य करने के लिए ये देखता है कि मतलब दंड से बचने के लिए कार्य करता है, दंड से बचने के लिए कार्य करता है, बचने के लिए कार्य करता है, मतलब दंड व आज्ञाकारिता में क्या करता है? कार्य, दंड से बचने के लिए कोई कार्य करता है। फिर बात आती है आपकी यांत्रिक सापेक्षता से। यांत्रिक सापेक्षता में क्या होता है? एक तो क्वेश्चन आ जाएगी जैसे को तैसा, जैसा को तैसा, ये जो है कौन सी जो है नैतिक विकास की अवस्था में जो सम्मिलित है? तो ध्यान रखना पूर्व परंपरागत के दूसरे स्तर यानी कि यांत्रिक सापेक्षता में जैसे को तैसा जो है यहाँ पर आएगा, मतलब अपने लिए कोई है वैसा ही हम उसके लिए होंगे, बालक ये सोचता है, ठीक है। दूसरी बात जो है इसमें आती है वो कि कोई भी कार्य जो है ना, बालक कोई भी कार्य इसलिए करता है कि उसको क्या होगा? उसका लाभ होगा, बदले में कुछ प्राप्त होगा, मतलब बदले में कुछ प्राप्त होगा, तो ये 2 चीज ध्यान रखना। पूर्व परंपरागत अवस्था में जो दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था है, इसमें क्या होता है? इसमें तो क्या करता है? दंड से बचने के लिए बालक कोई कार्य करता है। और यांत्रिक सापेक्षता में 2 बात आती है, एक तो जैसे को तैसा, और दूसरा मतलब जैसे को तैसा मतलब कि कोई आप जो है बालक के लिए जैसा होगा, बालक उसके लिए भी वैसा ही कार्य
करेगा। और दूसरा आता है कि कार्य जो होता है ना बालक, वो किसी लाभ या फिर बदले में कुछ प्राप्त हो इस उद्देश्य से करता है। आपने देखा होगा बच्चों को कि वो आप मान लो कि उनको दुकान भेजते हो कि यार ये सामान ले आना, और बोलते हो ये 10 रुपए की तुम चॉकलेट खा लेना, ठीक है। तो क्या हुआ, वो किस में आता है, यांत्रिक सापेक्षता में आता है कि आप जो है दुकान जाओ और ये 10 रुपए ले, तू भी जा साथ में, तेरे लिए जो भी लाए वो ले आना। तो इसका मतलब कुछ मिलेगा तभी मैं आपका कार्य करूंगा, लाभ मतलब दिखता है ना उसी तरह कार्य करता है। और यही जो है इसमें दिया हुआ है कि लाभ को कौन सी अवस्था में देखता है, तो पहले स्तर की दूसरी अवस्था में। पहला स्तर कौन सा होता है, पूर्व परंपरागत, और उसकी दूसरी अवस्था कौन सी होती है, यांत्रिक सापेक्षता। तो पहले स्तर के दूसरे चरण में ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पूर्व परंपरागत हो गया। फिर दूसरा स्तर होता है आपका इसमें परंपरागत, ठीक है, परंपरागत। और परंपरागत स्तर में भी जो है 2 होते हैं। एक तो हो गया आपका उत्तम लड़का लड़की, उत्तम लड़का लड़की अवस्था, ठीक है, उत्तम लड़का लड़की। यानी कि आप जो है मान लो कि टीचर हो और आप किसी बच्चे को वेरी गुड लिख देते हो, या फिर कोई वो जवाब देता है आप बोलते हो वेरी गुड, तो उसमें क्या होता है, ये अवस्था उसी में होती है। वो बच्चा ज्यादा क्या होता है, कार्य करता है, ज्यादा जो है अपने आप को अच्छा महसूस करता है, उत्तम लड़का लड़की अवस्था। दूसरी इसमें परंपरागत स्तर जो होता है उसमें अवस्था होती है आपकी सामाजिक कर्म संपोषित, सामाजिक कर्म संपोषित, समपोषित, ठीक है। दूसरी अवस्था कौन सी होती है, सामाजिक कर्म जो है संपोषित। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को थोड़ा सा जो है नियमों का डर लगता है। क्या लगता है, नियमों से डरना, नियमों से डरना, वो इस अवस्था में आता है। फिर तीसरी अवस्था आती है उत्तर परंपरागत अवस्था। कौन सी, उत्तर परंपरागत अवस्था। और उत्तर परंपरागत अवस्था में भी 2 अवस्थाएं हैं। उत्तर परंपरागत में पहली अवस्था तो है सामाजिक अनुबंध उन्मुक्तता, ठीक है, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्तता। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो है कोई भी बालक होता है वो प्रजातांत्रिक व्यवहार करता है। क्या करता है, प्रजातांत्रिक व्यवहार करता है, ठीक है। फिर जो इसकी दूसरी अवस्था होती है ना, जो तीसरा स्तर है उसकी, वो होती है आपकी सार्वभौमिक अनुबंध, ठीक है, सार्वभौमिक अनुबंध, या कह सकते हो सार्वभौमिक नैतिक अनुबंधन, ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक अनुबंधन। और इस अवस्था में जो है दुनिया के मात्र 1% लोग ही पहुंच पाते हैं। तो ये अवस्था जो है अपने ध्यान रखनी है, मैंने सिर्फ बताया आपको। तो अपने देख लिया कि जो है अपने लाभ के लिए कार्य किसमें करता है, यांत्रिक सापेक्षता में, और वो क्या होती है, पहले स्तर की दूसरे चरण में होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी शामिल नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी शामिल नहीं है। तो यहाँ पर बात जो हो रही है ना आपकी, वो हो रही है जो है आपकी प्याजे का जो है ना संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। किसकी, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ठीक है, इसकी बात हो रही है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जो है प्याजे ने कुल 4 अवस्थाएं बताई। कौन सी 4, थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे चारों अवस्थाओं को, ठीक है। सबसे पहली अवस्था थोड़ा सा छोटे लिख देता हूं मैं, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक या संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। दूसरी जो अवस्था होती है इसकी, वो होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी, जो ऊपर नाम दिया हुआ है ना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो होती है, ठीक है। और जो संवेदी गामक होती है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, और जो पूर्व संक्रियात्मक होती है वो 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है, ठीक है। फिर तीसरी जो अवस्था होती है इसमें, वो होती है आपकी ठोस संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। थोड़ा सा राइटिंग को एडजस्ट कर लें क्योंकि अपने पास क्या टेबलेट है, तो थोड़ा सा लिखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है आपकी 7 से 11 वर्ष तक, ठीक है। फिर चौथी अवस्था आती है जो आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखो जो अपनी जो है ये आपकी 11 से 15 वर्ष होती है, फिर 11 प्लस मान सकते हो। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है आपको कि जो संवेदी गामक अवस्था होती है ना, उसमें 2 गुण पाए जाते हैं आपके मुख्यतः। एक तो होता है वस्तु स्थायित्व, क्या होता है, वस्तु स्थायित्व, और दूसरा होता है आपका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, निर्देशित व्यवहार। अब बात यहां पर हो रही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 2 नंबर की। 2 नंबर अवस्था में देखो क्या क्या होता है। एक तो वस्तु स्थायित्व तो होता ही है, वस्तु स्थायित्व है। वस्तु स्थायित्व का क्या मतलब है, ये थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। वस्तु स्थायित्व का मतलब है कि कोई चीज आपके सामने नहीं है फिर भी उसका अस्तित्व है, ठीक है। अब मान लो कि आपके सामने मान लो कि कोई चीज नहीं है, कोई जग नहीं है, कोई बिल्ली नहीं है, कोई खिलौना नहीं है, फिर भी उसका अस्तित्व है। ये चीज होती है वस्तु स्थायित्व का गुण। तो ये जो है पूरे संक्रियात्मक अवस्था में भी क्या आता है, पाया जाता है। दूसरा जो इसमें पाया जाता है वो होता है जीववाद।
ठीक है, जीववाद, जैसे ऑप्शन नंबर 4 दिया ना वो जीववाद। जीववाद में क्या होता है कि जो है ना, जो 2 से 7 वर्ष का बालक होता है ना, वो जीववाद मतलब जो है निर्जीव चीजों को सजीव मानता है। क्या मानता है? निर्जीव चीजों को सजीव मानता है, ये मानता है। ये भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। मान लो कि वो किसी खिलौने को जो है ऐसा मान लेता है वो जिंदा है, कि इस खिलौने मेरे को ये कहा वो कहा, ठीक है। किसी भी जो है निर्जीव चीज को सजीव मानना होता है जीववाद। तो ये भी गुण जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा एक पाया जाता है आपका अहम केंद्रवाद। कौन सा? अहम केंद्रवाद। अहम केंद्रवाद क्या होता है? अहम केंद्रवाद होता है कि बालक क्या करता है, 2 से 7 वर्ष का बालक अपने आप को जो है ये समझता है कि मतलब मैं जो बोल रहा हूं ना वो मतलब सही है और सब मेरी तरफ ही जो है ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे, आप जो है बालक होंगे तो कहीं से जा रहे होते हैं तो आपको ये लगता है भीड़ भाड़ में कि सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं, ठीक है, या फिर मैं जो बोलूंगा वही सही होगा। तो ये होता है अहम केंद्रवाद। ये भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की क्या है? विशेषता। ठोस संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि कोई भी जो है तर्क वितर्क करना सीख जाता है मूर्त चीजों के साथ, मतलब जो चीज आपके सामने होगी उसमें जो है 7 से 11 वर्ष का बालक तर्क वितर्क कर सकता है। और औपचारिक संक्रियात्मक में जो होता है अमूर्त चीजों में तर्क विचार करना। तो देखो पूर्व संक्रियात्मक में वस्तु स्थायित्व भी होता है, जीववाद भी होता है, अहम केंद्रवाद होता है। तो देखो वस्तु स्थायित्व भी होता है, अहम केंद्रवाद भी होता है, जीववाद भी होता है। और यहाँ पूछा क्या नहीं होता, तो पंक्तिबद्धता नहीं होती। मतलब किन्हीं चीजों को क्रम से या व्यवस्थित करना। पंक्तिबद्धता का मतलब हो गया आपका श्रेणीबद्ध करना, कि आपको ऐसे बोल दे कि जो है 7 से 11 जो है मतलब 7 जो है 7 से 11 जो है 2 से 7 वर्ष के बालक को ये बोल दे कि आप जो है ये बहुत सारा सामान दे दिया, इसमें जो है सब्जियों को अलग करो, फलों को अलग करो। श्रेणीबद्ध या पंक्तिबद्ध नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो है आपकी जो है विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी और नई अवधारणा के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन क्या आपका कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी व नई अवधारणाओं के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है क्या कहलाता है? तो देखो 8वें क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें आपको जो है ध्यान रखनी है। उसमें से सबसे पहले तो आती है एक स्कीम्स। क्या आती है? स्कीम्स। ये प्याजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ये होता है व्यवहार का संगठित पैटर्न। व्यवहार का संगठित पैटर्न, ठीक है। स्कीम क्या होती है? व्यवहार का संगठित पैटर्न। मतलब आप स्कूल जा रहे हो, डेली तैयार हो रहे हो, एक बच्चा जो है अपना बैग ले रहा है, अपने जो जूते बांध रहा है और डेली एक रूटीन फॉलो करता है, तो उसका एक जो है व्यवहार का जो संगठित पैटर्न है उसको स्कीम कहते हैं। और एक होता है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होती है कि विषय पर ज्ञान का संगठित समूह जो लंबे समय तक याद रहे, जो लंबे समय तक याद रहे। दोनों अलग अलग चीज है, लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। ये दोनों चीज ध्यान रखना। स्कीम तो क्या होती है? व्यवहार का संगठित पैटर्न। जैसे कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, जो है डेली एक जो है फिक्स रूटीन को जो है फॉलो करता है, तो वो हो गया स्कीम्स। स्कीमा क्या होती है? किसी विषय पर ज्ञान का समुचित पैकेट जो है आपका संगठित जो है आपका मतलब लंबे समय तक जो है किसी ज्ञान का जो है संगठित समूह हो गया एक प्रकार से, जो लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। व्यवहार का है तो स्कीम्स और ज्ञान का है तो स्कीमा, ठीक है। अनुकूलन हो गया आपका पता कि किसी चीज के अनुकूल होना, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर बात ये हो रही है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी और नई अवधारणा के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है। जैसे एक बालक एक जो है बिल्ली को देखता है और उसको लगता है कि छोटा जानवर जो बिल्ली है, अगली बार वो बिल्ली को देखता है तो उसको ऐसे पता चलता है कि म्याऊं म्याऊं करती है, ये बिल्ली होती है। तो वो दोनों चीजों को जोड़ लेता है, पुरानी और नई को। पहले उसने क्या देखा, एक छोटा सा जानवर है 4 टांगों का, वो बिल्ली होती है। बाद में उसने दोबारा देखा तो म्याऊं म्याऊं बोली, तो उसको लगा कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं भी करती है। उन दोनों चीजों को जो संतुलन स्थापित किया, वो चीज आपकी जो आती है साम्य धारण में। किस में आती है? आपकी साम्य धारण में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। यहां पर विश्वास बनाम अविश्वास, यहाँ आशा दिया हुआ है। तो गलत, ये पहली बात तो कहां पर है? तो ये एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है। एरिक्सन का जो सामाजिक सिद्धांत है उसमें कुल 8 अवस्थाएं होती है। कितनी? 8 अवस्थाएं, ठीक है। यह आपको डिटेल से पढ़ लेना है। उसमें से जो है पहली अवस्था जो होती है वो विश्वास बनाम अविश्वास की होती है। और उसमें जो आपका
जो मतलब जो एक जुड़ा होता है वो होती है आपकी आशा जुड़ी होती है उससे, ठीक है। फिर जो है उसका दूसरा जो होता है ना, मैं आपको बोलकर ही बता देता हूं, दूसरा इसका जो होता है आत्मनिर्भरता बनाम शंका। क्या होती है? आत्मनिर्भरता बनाम शंका, जो यहां पर नहीं दिया हुआ, ठीक है। आत्मनिर्भरता बनाम शंका, ठीक है। इसमें क्या होता है? और इसमें होता है आपकी इच्छा शक्ति। इससे क्या जुड़ा होता है? इच्छा शक्ति, ठीक है। तीसरा जो आपके होता है वो होता है आपके जो है पहल बनाम दोष। पहल बनाम दोष, और पहल बनाम दोष के साथ जो क्या जुड़ा होता है? आपका उद्देश्य जुड़ा होता है, ठीक है। फिर जो है तीसरा हो गया। चौथा जो आपके होता है वो होता है उद्यमिता बनाम हीन भावना। क्या होती है? उद्यमिता बनाम हीन भावना। वैसे जो है आपको ये सारे पढ़ लेने, फिर जो है ये जो है अच्छे से देखोगे तो ज्यादा आएगी। उद्यमिता बनाम क्या होगी? हीन भावना। और उद्यमिता बनाम हीन भावना में जो है आपका होता है सामर्थ्य। कौन सी इच्छा शक्ति होती है इसमें? जो इच्छा शक्ति क्या होती है, कौन सा जुड़ा होता है? इससे सामर्थ्य जुड़ा होता है। उसके बाद में जो है आपके एक होती है जो है 4 नंबर के बाद में 5 नंबर पहचान बनाम पहचान भ्रांति, ठीक है। चौथी जो है आपकी 5वीं क्या होती है? पहचान बनाम पहचान भ्रांति। पहचान बनाम पहचान भ्रांति, पहचान भ्रांति, ठीक है। और इसमें क्या जुड़ा होता है? पहचान बनाम पहचान भ्रांति में तो इसमें जुड़ी होती है कर्तव्य निष्ठता। क्या जुड़ी होती है? कर्तव्य निष्ठता, ठीक है। अब आपने इतना सारा देख लिया। इच्छा शक्ति कहां पर है? देखो, आत्मनिर्भरता बनाम शंका। शंका को क्या कहते हैं? लज्जा। और आत्मनिर्भरता को कहते हैं स्वायत्तता, यानी खुद पर निर्भर रहना। तो इसमें इच्छा शक्ति होती है बिल्कुल। पहल बनाम दोष में क्या होता है? उद्देश्य होता है बिल्कुल। और विश्वास बनाम अविश्वास में क्या होती है? आशा। उसके बाद में जो है ना आपकी छठी होती है घनिष्ठता बनाम अलगाव। क्या होती है? छठी होती है घनिष्ठता बनाम अलगाव, और उसमें होता है ये प्रेम। क्या होता है? घनिष्ठता बनाम अलगाव। घनिष्ठता बनाम अलगाव, ठीक है। और इसमें जो है क्या होता है? क्या जुड़ा होता है? इससे प्रेम जुड़ा होता है। फिर जननात्मकता बनाम स्थिरता से क्या जुड़ा होता है? तो जननात्मकता बनाम स्थिरता से जुड़ा होता है देखभाल। क्या जुड़ा होता है? देखभाल। तो क्या गलत हो गया? नहीं, जो है गलत युग्म पूछा था तो ऑप्शन 2 इसका गलत हो गया, क्योंकि जननात्मक बनाम स्थिरता से प्रेम नहीं जुड़ा होता, देखभाल जुड़ी होती है। और प्रेम जुड़ा होता है घनिष्ठता बनाम अलगाव से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि ब्रिजेश के अनुसार एक 12 माह के बालक में निम्न में से कौन सा संवेग दृष्टिगत नहीं होता। तो ध्यान रखना, ब्रिजेश नामक ने जो है 12 माह के जो है बालक में जो है कौन से संवेग बताए, उसमें से कौन सा नहीं होता। तो देखो, इसने जो बताया कि 24 माह यानी कि 2 साल के बालक में लगभग सभी संवेग जो है आपके दिखने लग जाते हैं। और 24 माह का जब ये होता है तो इसमें ईर्ष्या संवेग दिखता है। कौन सा? सबसे लास्ट में कौन दिखता है? ईर्ष्या। और यहाँ 12 माह में पूछ रहा है, इसका मतलब 24 माह में ईर्ष्या होता है तो 12 माह में नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होता? ईर्ष्या नहीं होता। और जन्म के समय ब्रिजेश के अनुसार कौन सा संवेग होता है? तो ध्यान रखना, उत्तेजना। कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना संवेग। यानी कि जन्म के समय जो है बालक में उत्तेजना संवेग पाया जाता है। और जब लास्ट संवेग जो है 24 माह में आता है वो आता है ईर्ष्या। तो 12 माह के बालक में ईर्ष्या जो है दिखती नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहे हैं कि किशोर के सामाजिक व्यवहार में क्या दृष्टिगत होता है। मतलब किशोर का जो सामाजिक व्यवहार है उसमें क्या दिखता है? सबसे पहले आज्ञा पालन तो बिल्कुल नहीं दिखता। किशोर जो होते हैं वो आज्ञा पालक नहीं होते हैं, विद्रोही भावना के होते हैं। स्थिरता भी नहीं दिखती, अस्थिर ऊर्जा होता है। मतलब किशोरावस्था जो होती है तूफान की अवस्था होती है, तो वहां पर स्थिरता तो बिल्कुल नहीं होती है। विद्रोही प्रवृत्ति तो बिल्कुल, किशोरावस्था में विद्रोही प्रवृत्ति होती है। और आप जो है देखेंगे, आप खुद भी जो है किशोरावस्था में रहे होंगे, तब पता है आपको कि कोई चीज जो है आपको कोई कह देता था तो आपको जो है बिल्कुल सही नहीं लगती थी, ठीक है। इसमें क्या होता है? विद्रोही प्रवृत्ति होती है। तो 11 नंबर में क्या हो गया? किशोरावस्था का सामाजिक व्यवहार होता है विद्रोही प्रवृत्ति का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है। सबसे पहले ये एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल, सतत प्रक्रिया मतलब निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। फिर है विकास एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया है, तो गलत। प्रतिवर्ती का मतलब हो गया कि वापस जो है रिवर्स हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है? वापस रिवर्स, तो बिल्कुल उत्क्रमणीय हो गया। मतलब विकास क्या, कोई चीज का विकास होकर वापस पीछे जा सकता है? बिल्कुल नहीं। शरीर से बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो विकास प्रतिवर्ती प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर है विकास एक गतिशील प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। एक पूर्वानुमेय, बिल्कुल ठीक। देखो ये बात ध्यान रखना, पूर्वानुमेय मतलब विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की क्या की जा सकती है? भविष्यवाणी। तो इसमें पूछा है कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन 2 है। 2 इसका सिद्धांत नहीं है, ये प्रतिवर्ती प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
13 बोल रहा है कि छद्म परिपक्वता की अवधि कौन सी होती है। छद्म परिपक्वता मतलब जो है आपको जो है बालक परिपक्व लगेगा लेकिन नकली टाइप से, नकली परिपक्वता कह सकते हो। छद्म परिपक्वता जो है इसकी जो अवस्था होती है वो होती है आपकी जो है उत्तर बाल्यावस्था। ध्यान रखना, उत्तर बाल्यावस्था होती है छद्म परिपक्वता की अवस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन बहुत 14 नंबर क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा था? 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा था? तो बहुत फेमस जो है क्वेश्चन है, ये बार बार आता है। तो क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में है विकास इस प्रकार है। यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, सेप्लो स्मिपथ, सेप्लो डिस्टल, सेप्लो कोडल, प्रोक्सी कोडल। तो विकास किस प्रकार का? तो ध्यान रखना विकास में जो है दो शब्द आते हैं। एक तो आता है आपका सेप्लोकोडल, क्या आता है? सेप्लोकोडल, ठीक है। एक आता है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल, क्या आता है? प्रोक्सीमोडिस्टल। ये दो नाम आपको ध्यान ही रखने हैं। सेप्लोकोडल क्या होता है? सहस सेप्लोकोडल, और सहज होता है सिर से पांव, यानी विकास होता है सिर से पांव की तरफ, ठीक है, सिर से पैर की तरफ होता है। प्रोक्सीमोडिस्टल में होता है कि केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आ जाए कि प्रोक्सीमोडिस्टल विकास मतलब तो केंद्र से परिधि की ओर, सेप्लोकोडल मतलब सिर से पैर की तरफ। तो देखो सेप्लो स्मिपथ नहीं है, सेप्लो डिस्टल नहीं है, सेप्लो कोडल होगा बिल्कुल। यहाँ प्रोक्सीमोडल जो मोडिस्टल नहीं है, प्रोक्सोमो कोडल है, तो कोडल तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। सेफिलो कोडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये शब्द होता तो ये होता, ये और ये हो गया तो ये। सेप्लो कोडल मतलब सिर से पैर, और प्रोक्सीमोडिस्टल मतलब केंद्र से परिधि की ओर। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। मतलब अगर आप देखोगे सूक्ष्म का मतलब क्या हो गया? सूक्ष्म पेशीय कौशल का मतलब हो गया कि आप एक पेन या एक पेंसिल पकड़ रहे हो, तो आपने देखा होगा बच्चा जो होता है ना एक छोटा, वो क्या करता है? पहले पूरे हाथ से जो हथेली से पकड़ता है पेन को, ठीक है। ये तो क्या हो गया आपका सकल पेशीय कौशल, जिसमें पूरी हथेली से पकड़ता है। और फिर लास्ट में धीरे धीरे बच्चा जो है स्कूल जाने लगता है, तो वो आगे की जो 2 या 3 अंगुलियां हैं उनसे पेंसिल पकड़ने लग जाता है, तो वो हो गया आपका सूक्ष्म पेशीय कौशल। तो इसका मतलब इस जो भाग है इसको कहते हैं केंद्र से परिधि की ओर, ठीक है, केंद्र से परिधि की ओर, ठीक है, केंद्र से परिधि की ओर। और इसका जो है जो यहाँ पर शब्द दिए हैं उसमें आपको पता चल रहा होगा, समीप से दूराभिमुख, ठीक है। केंद्र से परिधि का मतलब समीप से दूर की ओर, यानी पहले कोई होता है वो जो है सकल पेशीय कौशल का मतलब हो गया, पहले कोई बच्चा होता है पूरी हथेली से किसी पेन को पकड़ता है, किसी चीज को, फिर जो है वो सूक्ष्म यानी कि अंगुलियों से पकड़ने लग जाता है। तो ये होता है केंद्र से परिधि या समीप से दूराभिमुख। और इसको वो ही कहते हैं क्या, अभी ऊपर नाम आया था प्रोक्सीमोडिस्टल, क्या कहते हैं? प्रोक्सीमोडिस्टल, इसी को ही कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किशोरावस्था के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? किशोरावस्था के उचित जो है संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले पाठ्येतर कार्यक्रमों को रोचक रूप में आयोजन करना। पाठ्येतर का मतलब हो गया, मतलब पाठ के अलावा पाठ के बाद में जो कार्यक्रम है उनको रोचक आयोजन करना, तो बिल्कुल हो सकता है ये। आगे वाले ऑप्शन देखते हैं। दंड देना, तो साइकोलॉजी में दंड देने का कहीं भी उल्लेख नहीं है। फिर कक्ष में कठोर अनुशासन, तो ये भी नहीं है, कठोर अनुशासन नहीं रखना चाहिए, बच्चों को बोलने की आजादी देनी चाहिए। फिर शिक्षण की परंपरागत विधियों का उपयोग बिल्कुल नहीं, परंपरागत विधियां जो पुरानी विधियां है, नवाचार हमेशा करता रहना चाहिए। तो ये तीनों गलत हो गए, तो बच्चा कौन सा ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाओं इंगित कीजिए। पियाजे के अनुसार जो नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं उसमें इंगित कीजिए। तो इसमें जो है आपकी एक तो होगी संक्रमण अवस्था और एक होगी आत्म केंद्रीय अवस्था। ये 2 अवस्था जो है इन्होंने उत्तर माना है। हालांकि जो है इस पर जो है फाइनल आंसर की आने पर ही जो है इस क्वेश्चन का पूरा क्लियर होगा। फिलहाल जो है इसमें उत्तर माना है आपका ए और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, संक्रमण अवस्था और आत्म केंद्रित अवस्था। वैसे जो है पियाजे ने नैतिक जो विकास है उसकी जो है 3 स्तर बताए थे, जो है नैतिक यथार्थ, नैतिक सापेक्षता, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन अलग है, संक्रमण अवस्था और आत्म केंद्रीय अवस्था नैतिक विकास की अवस्था इंगित करती है। फाइनल आंसर की के बाद में ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है, जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को
पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। ऊपर पढ़कर आए थे, पूर्व संक्रियात्मक तो होती है दूसरी अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष। कब तक? 2 से 7। और मूर्त संक्रियात्मक जिसको ठोस संक्रियात्मक भी कहते हैं, ये होती है 7 से 11 वर्ष। और मैंने आपको बताया था, ऊपर हम बात कर भी चुके हैं, जो है क्वेश्चन जो है जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक है, इसमें क्या होता है, एक तो आपका जो है क्या मतलब जो मूर्त संक्रियात्मक है उसको पूरे संक्रियात्मक से कौन अलग करता है? तो संरक्षण अलग करता है। संरक्षण क्या होता है? देखो, जो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष का बालक जो है ना, उसको ये नहीं पता होता कि वस्तु का जो माप तोल है ना, वो पता नहीं होता, वस्तु का माप तोल नहीं पता होता। उसको ये लगता है कि कोई चीज जो है, मान लो कि एक गिलास जो है, चौड़ा गिलास है और एक पतला गिलास और बड़ा गिलास है, फिर भी उसको जो है अगर उसमें दोनों में बराबर दूध रखा हुआ है, फिर भी जो है बच्चे को लगेगा जो लंबा वाला गिलास है उसमें ज्यादा दूध है। ये जो है आपका होता है संरक्षण की भावना, और ये सिर्फ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं पाई जाती। वस्तु स्थायित्व वगैरह, विकेंद्रण वगैरह अपन ऊपर समझ चुके हैं। विकेंद्रण होता है अपने जो है विचार जो है थोड़ा सा जो है अलग अलग करना, मतलब एक चीज के बारे में अलग अलग जो है बहुत सारे विचार आना, ठीक है। तो संरक्षण की भावना मूर्त संक्रियात्मक यानी कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है, पूरे संक्रियात्मक में नहीं पाई जाती। संरक्षण का मतलब हो गया बच्चा जो है वस्तु के माप तोल को सही से नहीं कर पाता, यानी कि अगर एक पतला और लंबा गिलास है और एक चौड़ा और छोटा गिलास है, दोनों में बराबर दूध है, तो भी बच्चे को यह लगेगा कि लंबे वाले गिलास में जो है दूध ज्यादा है, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है। एक मिनट, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 20 कि बालक का विकास प्रभावित होता है। बालक का विकास किससे प्रभावित होता है? तो ध्यान रखना, विकास हमेशा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन जो है अब इतना ज्यादा पूछ लिया गया तो शायद ही वापस पूछे, लेकिन आपको ध्यान रखना है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। फिर है क्वेश्चन कि एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। किसी भी जो है किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन कैसे करोगे आप? सबसे पहले कि उसके शरीर की ऊंचाई या भार के द्वारा, तो ये तो है विकास में आता ही नहीं है, ये तो वर्दी में आ जाता है, ठीक है। तो अभिवर्दी या वर्दी में आ जाता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फिर उसके हाथों और पैरों की लंबाइयों द्वारा, तो ये भी क्या है? एक प्रकार की क्या है? वर्दी ही है, क्योंकि इसका मापन कर सकते हैं। फिर उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों द्वारा, बिल्कुल शारीरिक कार्य होते हैं गुणात्मक, और विकास भी क्या होता है? हमेशा गुणात्मक। उसके कंधों की चौड़ाई, ये भी वर्दी है, विवर्दी से संबंधित है, तो विकास से संबंधित कौन सा है? तीसरा ऑप्शन की उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों से जो है, क्योंकि कार्य जो होते हैं वो मापने योग्य नहीं होते, वो गुणात्मक होते हैं, और जो है शारीरिक विकास की बात हो रही है यहाँ पर, शारीरिक वृद्धि की बात नहीं हो रही, तो शारीरिक विकास में ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरा अवस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है? तो देखो, किशोरावस्था में सबसे पहली बात हो कि साथी समूह का प्रभाव, बिल्कुल संगत का असर होता है किशोरावस्था में, ठीक है। आपने देखा होगा किशोर बालक समूह में रहते हैं तो साथी जो समूह होता है उसका प्रभाव होता है। फिर नया सामाजिक समूहन, नया सामाजिक समूह का मतलब हो गया आप जो नए नए दोस्त बनाना, तो ये भी जो है किशोरावस्था की एक विशेषता है। फिर पहचान की खोज, बिल्कुल किशोरावस्था की विशेषता है पहचान की खोज, मतलब बालक अपने आप को जो है परिवार या समाज में चाहता है कि मेरी भी कोई बात की वैल्यू हो, खुद की पहचान की खोज होती है। फिर अभिभावकों के साथ सामंजस्य पूर्ण संबंध, तो ये नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें होती है विद्रोही भावना। किशोरावस्था में क्या होती है? विद्रोही भावना होती है, सामंजस्य का तो नाम ही नहीं होता किशोरावस्था में। तो क्या हो गया यहाँ पर पूछा है विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं? तो ध्यान रखना विद्यालय में, ये डायरेक्ट आपको याद ही रखना है। 6 से लेकर 10 वर्ष के बालक की अवस्था जो होता है वो विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन नंबर 24, देखो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्या कौन बताता है। ऊपर अपन देख भी चुके इस क्वेश्चन को कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? अभी ऊपर बात करके आए अपन, रस्सी कूदते समय जो है पैर में रस्सी फंस गई तो उसके कारण वो आउट हो गई, तो अरु कहती है कि रस्सी ने उसको जानबूझ के आउट किया। मतलब क्या किया? रस्सी क्या होती है? निर्जीव, और निर्जीव में किसकी जो है ये सजीव की कल्पना हो रही है, और ये कहलाता है आपका जीववाद। ऊपर पढ़कर आए हैं, और जीववाद जो होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो है भाग होता है। तो ऑप्शन 4 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है ये तर्क दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
25 बोल रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो आपको पता है वस्तु स्थायित्व वैसे तो जो है हर अवस्था में पाया जाता है, लेकिन इसका प्रारंभ जो होता है ना वो आपकी पहली अवस्था यानी संवेदी प्रेरक जो अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था है उसी से प्रारंभ हो जाता है, यानी पहली अवस्था से ही बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 बोल रहा है कि कोई भी नाराज हो सकता है, वह ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, ये संबंधित है। तो ध्यान रखना, ये देखो कोई नाराज हो रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई सुखी हो रहा है, कोई जो है ऐसे जो गुण होते हैं वो संवेगात्मक होते हैं। तो ध्यान रखना ये संवेगात्मक विकास से संबंधित है, ये सामाजिक विकास भी नहीं है, संज्ञानात्मक भी नहीं है, शारीरिक भी नहीं है, ये आपका संवेगात्मक विकास है, क्योंकि आप जो अपने संवेगों पर नियंत्रण कर पाओ, अपने गुस्से प्यार जो है आपका दुख दर्द वो सबको जो है आप अपने हिसाब से जो है अच्छे से मैनेज कर पाओ, वो होता है संवेगात्मक विकास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27वां क्वेश्चन बोल रहे हैं, बहुत जो है नॉर्मल एक परिभाषा या कथन है और बहुत बार आया हुआ है कि विकास के फलस्वरूप व्यक्ति नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। व्यक्ति में क्या होती है? विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये बात किसने कही? तो मैं आपको जो है क्लास ली थी उसमें बता भी चुका कि जो है नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं ये गुण जो है, ये बात जो है आपकी हरलोक ने कही। 2 बार नवीन नाम आ रहा है तो हरलोक कर देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 है, शीर्ष पदोन्मुख सिद्धांत कहता है शेष अवस्था में शीर्ष पदोन्मुख, ऊपर बात करके आएंगे ना सिफेलोकोडल, वो यही है। कौन सा है? सिफेलोकोडल। और सिफेलोकोडल में मैंने क्या बताया था कि विकास कहां से होता है? सिर से पैर की तरफ होता है, वही इसको हिंदी में सिफेलोकोडल को कहते हैं शीर्ष पदोन्मुख सिद्धांत। तो इसके अनुसार जो है आपका विकास कहां से होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 विकास सिर से पैर की ओर होता है। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है जो है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, तो सबसे पहली बात तो जो है लेव वाइगोत्स्की इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। क्या दिया? सामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, सामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। और इसके साथ जो लेव वाइगोत्स्की उनका नाम एक और जो है आपके सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, वो आप जरूर कमेंट कर दें। तो जो लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो समाज के जो है संपर्क में आने से सीखता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन जो है आपके 4 हो गया सही। सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है विकास, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास पर जोर दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 क्या बोल रहा है? ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो पियाजे के ठोस संक्रियात्मक अवस्था के समांतर है। तो ऊपर हम बात कर चुके हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है आपकी 7 से 11 वर्ष तक। कहां से? 7 से 11। और ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसमें 3 अवस्था होती है। एक जो अवस्था होती है आपकी सक्रिय अवस्था, कौन सी होती है? सक्रिय अवस्था, ठीक है। दूसरी आपकी होती है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ठीक है। और जो तीसरी अवस्था होती है वो होती है आपकी संकेतात्मक अवस्था। कौन सी होती है? संकेतात्मक अवस्था। ये 3 अवस्थाएं होती है। तो सक्रिय अवस्था होती है वो आती है 2 वर्ष तक, ठीक है। और जो प्रतिबिंबात्मक होती है 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है। और संकेतात्मक होती है 7 से लेकर 11। तो ठोस संक्रियात्मक भी कहां से होती है? 7 से 11। तो संकेतात्मक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये पूछते पेशीय जो है संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था से संबंधित कौन सी होती है? तो संवेदी पेशी होती है जन्म से 2 वर्ष तक, और जन्म से 2 वर्ष तक कौन सी होती है? सक्रिय। तो उत्तर क्या हो जाता? सक्रिय हो जाता है। तो ये अपने 30 क्वेश्चन जो है अपन देख लिए। अगले 30 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और टेस्ट होंगे ऐसे ही हम जो है रीड के पूरे आगे हिंदी भी देखेंगे, आगे हम जो है सब्जेक्ट भी देखेंगे, शिक्षण विधियां भी देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।